Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nithi. करंट अफेयर यूपी स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब यहाँ से ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, ये हमारे लिए दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। पहला है एजुकेशनल पर्पस, जैसे हमारा एग्जाम आने वाला है तो उसमें यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। जैसे पहली चीज़, एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है। मिस ब्रांडिंग क्या होती है, मिस ब्रांडिंग के अलावा अडल्ट्रेशन क्या होता है, फसाई क्या होता है, इसके अलावा कुछ एक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें कुछ एक्ट दे रखे हैं, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब ये हो गया हमारा एजुकेशनल पर्पस। एक होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना ऑर्गेनिक है, कितना रियल है। तो एक है एजुकेशनल पर्पस, एक है जनरल अवेयरनेस। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। अभी आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली आप जब भी सोशल मीडिया खोलेंगे आपको पता चलेगा कि आज फेमस फूड आउटलेट्स जो हैं, कैफ़ेज़ जो हैं, 5 स्टार होटल्स जो हैं, वहाँ उनका किचन किस तरीके से वीडियो सर्कुलेट होते हैं, किस तरीके से रखा हुआ सालों साल रखा हुआ पनीर, मावा, इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सर्कुलेट होती हैं। अभी जैसे मैकडी का आया, महाराष्ट्र में मैकडी को जो है बहुत सारी वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ पाई गई। तो ये सब चीज़ें अभी एकदम से आपको देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। सेम उसी तर्ज पे, उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द इलीगल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सेल ऑफ एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स। अब बात यहाँ से ये आती है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ को, क्योंकि देखो हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ की प्रायोरिटी को समझते हुए यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि किसी भी तरीके से जो एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका ना तो आप प्रोडक्शन करोगे ना उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ये हुआ है इन्फोर्समेंट। दूसरा है ये जो क्रैकडाउन है, स्पेसिफिकली टारगेट करता है लुकलाइक आइटम्स बीइंग मार्केटेड डिसेप्टिवली अंडर द ट्रेडिशनल डेयरी नॉमेनक्लेचर विदाउट स्टैंडर्ड कंप्लायंस। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखते हैं कि पनीर है तो पनीर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। मिल्क है, मिल्क में इवन फर्टिलाइजर्स तक ऐड होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स तक ऐड किए जाते हैं, यूरिया जैसी चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो इस तरीके से मिल्क बनाया जाता है। अब तेल हो गया, तेल में ओरिजिनल तेल की बजाय कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। लाल मिर्च है उसमें कुछ और केमिकल डाल दिया जाता है, धनिए के साथ भी सेम किया जाता है। मतलब आप उठा के देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखो, कहीं ना कहीं मिलावट आपको मिल ही जाएगी। तो सेम सबसे ज़्यादा हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब देखो मिल्क भी वाइट कलर का है। अब आप उसको कैसे पता करोगे? मिल्क हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, घी हो गया, देसी घी के नाम पे वो क्या दे रहे हैं आपको नहीं पता। नहीं पता, बोल रहे हैं कि 100% देसी काऊ मिल्क, बट नहीं पता ना क्या दे रहे हैं देसी काऊ के नाम पे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इन्फोर्समेंट एक्शन चालू किया। अब टारगेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है कि जो इन्फोर्समेंट टीम है वो एक्टिवली सीज करेगी फेक एंड एनालॉग वेरिएंट्स ऑफ द वाइडली कंज्यूम डेयरी एसेंशियल्स इंक्लूडिंग लाइक पनीर, घी, खोया, मावा, क्रीम, छेना। ठीक है, सारे प्रोडक्ट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में कंज्यूम किए जाते हैं और इनमें एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को मिला दिया जाता है। ओके, जो प्राइमरी फोकस है वो है कॉम्बैटिंग मिस ब्रांडिंग, अडल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्टिंग फॉर्मल डेयरी वैल्यू चेन्स। अभी मुझे रिसेंटली एक बात याद आई, मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे वहाँ पे पता चला जैसे कोको कोला होता है, एक होता है कि बॉटल में आता है, कांच वाले बॉटल में, तो उस कांच वाले बॉटल में कोई कैलोरीफिक वैल्यूज नहीं मेंशन थे। कैलोरीफिक वैल्यूज होते हैं लाइक कितना कैलोरी है, क्या प्रोडक्ट है, उसके पूरा इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, वो सब मेंशन नहीं था। जबकि नाम क्या लिखा हुआ था उस पर, कोको कोला। अब इस तरीके की चीजें जो होती हैं जिसे कहते हैं मिस ब्रांडिंग। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मिस ब्रांडिंग। अब ये मिस ब्रांडिंग आपको समझ में आ गई, मिस ब्रांडिंग हो गई। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मिल्क है, फॉर एग्जांपल मिल्क,
मिल्क में फर्टिलाइजर्स डाल दिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है, बट ऐसा होता है। घी है, देसी घी के नाम पे उसमें सैचुरेटेड फैट्स या फिर वेजिटेबल ऑयल, आप कह सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स मिला दिए गए, इस तरीके से उसको अडल्ट्रेट कर दिया, मिक्सिंग कर दी। तो आप सोचो कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा ट्रांस फैट, कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनके हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में क्या हुआ है कि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको कैप्चर करने के लिए इनका रेगुलेशन, इनका किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये सब रोका जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेयरी एनालॉग होता क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट से, ये कैसे अलग है। जैसे पनीर दिख रहा है, ये सेम ही दिखता है, सेम एक जैसा ही रहेगा जो ओरिजिनल दिखता है, बट इसमें फर्क क्या होता है वो समझते हैं कि जो डेयरी एनालॉग्स होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू मिमिक जेन्युइन डेयरी आइटम्स, लाइक उनकी अपीयरेंस सेम होगी, उनका टेक्सचर सेम होगा, उनका इवन टेस्ट सेम होगा, और उनकी फंक्शनेबिलिटी भी सेम होगी, बट मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट या तो पार्शियली उसमें ऐड होता है या कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है। सोचो पनीर बनाने के लिए मिल्क चाहिए, ठीक है, उस मिल्क की जगह वो कुछ भी यूज कर रहे हैं, लाइक या तो पार्शियली मिल्क यूज किया जा रहा है या कुछ भी यूज किया जा रहा है, कंप्लीटली मिल्क को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, कुछ और डाल रहे हैं, और वो आपको पता भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, आपको नहीं पता। सो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका टेक्सचर सेम होता है, अपीयरेंस सेम होती है, इवन टेस्ट सेम होता है, और उनकी फंक्शनैलिटी भी सेम है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम एनालॉग, डेयरी एनालॉग प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी एनालॉग का मतलब ही यही है कि वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाता है। पहला है, देखो दो कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं, एक हो गए नॉन मिल्क फैट्स, एक होते हैं नॉन मिल्क प्रोटीन्स। हम लोग प्रोटीन के लिए पनीर खाते हैं, लाइक जिम जाना है, बॉडी बनानी है, पनीर खाना है, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है, जबकि इन रियलिटी पनीर में मुश्किल से 25% प्रोटीन भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू दैट वेट, ओके। तो पनीर खाना है, अब पनीर खाते हैं हम लोग, बट अब सोचो कि आप रियल पनीर की बजाय कुछ और ही खा रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला, हो सकता है कि इवन इसके हार्मफुल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन मिल्क फैट्स जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स डाल दिए जाएंगे, हाइड्रोजनेटेड फैट्स डाल दिए जाएंगे, पाम ऑयल जो कि मिल्क फैट को रिड्यूस कर देता है। पाम ऑयल एक नई बीमारी है एक तरीके से, जो हमारे खाने को कहीं ना कहीं खराब कर रही है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जो ट्रांस फैट है, इवन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हमारे लिए सेफ नहीं है इसका एक्सेस में कंज्यूम करना। इसीलिए जब भी आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है तो सबसे पहले आपको पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मिल्क, नॉन मिल्क प्रोटीन्स क्या हैं, जैसे सोया प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सिंथेटिक इमल्सिफायर हो गया, ये सब नेचुरल कैसीन को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सोया प्रोटीन है, उसको आप सोए के नाम से बेचिए ना, नहीं, वो उसको एज अ मिल्क बना के बेचेंगे, तो इसी को कहते हैं हम डेयरी एनालॉग प्रोडक्ट्स। समझ में आया कि क्या होते हैं, किस तरीके से अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि बैन करने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्योंकि देखो सबसे पहला है कंज्यूमर राइट्स, दूसरा फूड सेफ्टी, एंटी मिसब्रांडिंग, और तीसरा डेयरी फार्मर्स। अब इससे ना 4 सेक्शंस को लॉस हो रहा है। पहले बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स, जैसे कि जो बायर्स हैं उनको ट्रांसपेरेंटली पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं। ये लोग 100% जेन्युइन ऑयल, जेन्युइन मिल्क इस तरीके से बेचते हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी क्या हुआ था, अभी एक नारियल पानी आता है स्टोरिया का, ठीक है, तो उस पे लिखा रहता है 100% जेन्युइन कोकोनट वाटर, जबकि उसमें कोकोनट वाटर का जो परसेंटेज पाया गया था वो मुश्किल से 60 to 70% ही था, जबकि वो लिख क्या रहे हैं 100%। ये क्या होता है, ये होता है मिस ब्रांडिंग, यानी यानी भटकाव एक तरीके से, ठीक है, बहकाना। दूसरा हो गया फूड सेफ्टी, और इस चीज से हेल्थ रिस्क आपको होने वाले हैं। कैसे हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आपका, हम बात कर लेते हैं फैट, ठीक है। आप ट्रांस फैट जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मोटापा, और इंडिया में हर 5 में से ऐसा माना जाता है हर तीसरा आदमी मोटापे का शिकार है, ठीक है। क्या हो गया, मोटापा, फैट,
डायबिटीज, मोटापा होगा तो कुछ दिन में डायबिटीज भी आ जाएगी, डायबिटीज आएगी तो कुछ दिन में हार्ट स्ट्रोक भी आ जाएगा, हार्ट अटैक जैसे चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बीमारी से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका गलत लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है आपके पूरे लाइफ के लिए, पूरे जो आपकी बीमारियां, जो आपको डिसीज होती हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, एडिटिव्स खा रहे हो आप एक तरीके से, तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हार्मफुल इम्पैक्ट रहेंगे उनके। एंटी मिस ब्रांडिंग यानी कि प्रिवेंट्स चीप नॉन डेयरी सब्सटीट्यूट्स फ्रॉम बीइंग डिसेप्टिवली पास्ड ऑफ और लेवल्ड एज ऑथेंटिक मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब अभी रिसेंटली एक शायद एक रिसर्च हुई थी, उसमें जो अमूल के प्रोडक्ट्स है उसमें स्पेशली कर्ड जो है, उसमें जो बैक्टीरिया पाए गए थे वो इतने ज़्यादा गंदे बैक्टीरिया थे जो किसी सीवर एरिया में पाए जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका परसेंटेज था। होना चाहिए बट 2 to 3%, 5%, उससे ऊपर नहीं, जबकि उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट क्रॉस कर चुके थे। तो अभी ऑथेंटिक खाने के नाम पे आप क्या खा रहे हो आपको नहीं पता। तो ये मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, ये जो आज का लेक्चर है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ठीक है, डेयरी फार्मर्स ऑफ कोर्स, इस चीज़ से क्या हो रहा है कि जो लोकल फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनके राइट्स को खराब किया जा रहा है, यानी उनका अधिकार छीना जा रहा है। कैसे? अब आप सोचो कि एक गाय पाल रहा है किसान, या फिर उसके पास भैंसें हैं जिनसे वो दूध निकाल करके और मार्केट में बेचता है। वो दूध 70 से 80 रुपए लीटर मिलता है, वहीं ये सस्ते वाले मिल्क आपको 30-40 रुपए, 50 रुपए मिल जाएंगे। तो एक तरीके से उनके राइट्स खत्म हो रहे हैं, उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। और गलत चीज तो आप खा ही रहे हो, प्लस प्राइस डिस्टॉर्शन, उसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, कोऑपरेटिव्स में जैसे हम अमूल वगैरह का कह सकते हैं, नंदिनी वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आगे चलें। अब हमारा जो मेन मैंने बताया कि पहला तो आपको प्री के लिए क्या याद रखना है कि एनालॉग प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, एनालॉग प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, आगे मैं और भी इसमें डिफ्रेंसिएशन बताया हुआ है। ओके, एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, इनके उत्पादन पे किस तरीके से बैन लगाया गया है, वो सारी चीज़ें। अब बात करेंगे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये सबसे बड़ा वेपन है जो इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कंज्यूमर को और सरकार को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, ये इंडिया का एपेक्स अम्ब्रेला लेजिस्लेशन गवर्निंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये पावर देता है इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, रेगुलेशन के लिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, याद रखेगा कि FSS यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स यानी कि साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि गट माइक्रोब्स की मैंने बात की, जो अमूल दही में मिला था, उसका एक परसेंटेज है, लाइक 3 to 5% समथिंग कुछ है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिएगा। तो एक परसेंटेज पे काम करता है। ठीक है, इतना परसेंटेज होगा चलेगा। ट्रांसफैट अगर आप खा रहे हो, लाइक 1% से कम होना चाहिए, चलेगा, बट मोर देन दैट साइंटिफिक बेसिस पे ये बताता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है, यानी कि साइंटिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फूड मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट। डीप फ्रीजर का मतलब है कि आपने जो भी खाने की चीज़ है उसको डीप फ्रीज किया हुआ है। डीप फ्रीज से निकालने के बाद आप जस्ट उसको बॉयल नहीं कर सकते, पहले आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको जो है जो फ्रीज्ड आइटम्स होते हैं, जो फ्रोजन फूड होता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्रोजन फूड को आप डायरेक्टली तल भुन नहीं सकते। फ्रोजन फूड को पहले आपको डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, बट बहुत सारे आउटलेट्स इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये बताता है कि क्या स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल किस तरीके से होना चाहिए, इंपोर्ट किस तरीके से होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का प्रिवेंशन कैसे करता है, मतलब कैसे रोकता है। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है अगेंस्ट फूड अडल्ट्रेशन, केमिकल कंटेमिनेशन एंड डिसेप्टिव लेबलिंग और मिसब्रांडिंग, इन सब के अगेंस्ट भी इस एक्ट में दे रखा है। चौथा हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज टू इनिशिएट लीगल पेनल्टीज, प्रोडक्ट रिकॉल एंड बिजनेस सस्पेंड। ठीक है, मतलब
पेनल्टीज लग सकती है, बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ों में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फसाई। फसाई के बारे में आप हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते। कल को हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए फसाई क्या रेगुलेटरी, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो फसाई आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो पहले फसाई के बारे में बात करते हैं कि देखो ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी। इसके अलावा ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसका जो ज्यूरिडिक्शन है दैट इज एट सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसके अलावा इसकी जो मिनिस्ट्री है वो आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। इसके लीगल बेसिस अभी जो एक्ट हमने पीछे पढ़ा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उससे ये लिया गया है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या है? साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव्स। अगर आप फूड कलरिंग कर रहे हो, जैसे आप देखते हो रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाने को दिखती हैं आपको, जब भी आप जाते हो शॉप पे तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपको देखने को, तिरंगा ऐसे इस तरीके की चीज़ है। तो अब इनके भी ना जो कलर आप डाल रहे हो उसकी ना एक लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से काम करता है। रेगुलेशन, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। ठीक है, कंडक्ट नेशनल फूड सेफ्टी सर्विलांस एंड रिस्क असेसमेंट। और इसके अलावा जो लैब्स हैं उनमें किस तरीके से काम होगा, ये सब ये काम करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फसाई। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट इन्फोर्समेंट, जिसको हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फसाई कहाँ काम कर रहा था। अब अगर हम इसकी बात करें, स्टेट के लिए भी तो कुछ होगा ना, ऑफ कोर्स ही बात है। स्टेट के पास है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये यूपी का है। यूपी इज डेडिकेटेड स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। इसका काम क्या है कि ये ऑन साइट जाके ना रेड करता है। रेड करने का मतलब इंस्पेक्शन करता है, जाके चेकआउट करता है कि वो जो प्रोडक्ट है, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये कुछ फूड आइटम है, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इसमें क्या क्या एडिटिव्स डाले हुए हैं, अगर इसका कुछ कलर बदलेगा, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अब ये कॉमर्शियल हब्स वगैरह जो है उन सब की ऑन साइट रेड करता है, सैंपल लेता है, टेस्टिंग करता है, और लैब में जाके एनालिसिस करने पे पता चलता है कि इसमें एडिटिव्स हैं, तो तब उसके सीजर्स यानी कि जब्त करना, सीलिंग उसको सील कर देना, और प्रोसिक्यूशन मतलब उसको ख़त्म करना। ठीक है, यानी आगे उसको पूरी तरह से बैन कर देना अगर कुछ ऐसा मिलता है तो। ये इस एजेंसी का काम है। प्लीज रिमेंबर द 3 थिंग्स। पहला है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, और दूसरा हो गया हमारी फसाई, तीसरा हो गया FSDA यूपी वाला। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखिए। और आगे मैं आपको एक ये जो सारे प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है वो बता देती हूँ। पहले बात करते हैं जेन्युइन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिल्क से निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब फसाई जो क्वालिटी और कंपोजिशन स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल कि जो घी है, घी बनाने की एक प्रोसेस है। घी बनाने के लिए पहले मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके मलाई वगैरह निकाल के ये सब चीज़ें करके उसको बिलोना वाला टेक्निक जो होता है वो यूज़ करके तब घी निकलता है। ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया, अगर इस तरीके से आपने किया तो ठीक है। अगर आपने जो भी टेक्निक यूज़ की वो आपने मेंशन किया, ठीक है, दैट इज़ अ जेन्युइन प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट है लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट है। ओके, डेयरी एनालॉग क्या होते हैं? डेयरी एनालॉग का मतलब जो विजुअली और फंक्शनली कैसे दिखते हैं, मिमिक करते हैं। मिमिक्री होती है ना, नकल करने वाले नकल करते हैं, बट विद मिल्क फैट्स प्रोटीन रिप्लेस विद नॉन मिल्क इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल मिला दिया जाएगा, कुछ और मिला दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ है। अडल्ट्रेटेड फूड क्या होता है? अडल्ट्रेटेड फूड का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाला गया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहाइजीनिक प्रोसेस से काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें एक तो अडल्ट्रेटेड फूड है। ठीक है यानी इसमें अडल्ट्रेटेड कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड किया गया है, कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेसिंग की गई है, ये चीज़ हो गई। तीसरा हो गया मिस ब्रांड, चौथा मिस ब्रांड। फूड जो प्रेजेंट किया जा रहा है, जो पैकेज किया जा रहा है, जो एडवर्टाइज किया जा रहा है, वो मिसलीडिंग नाम से किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए बिस्लेरी का पानी है, कभी अगर आप बॉटल लो आगे से,
हालांकि ये डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ मिसलीडिंग। तो बिस्लेरी के नाम की कभी बॉटल दे लेना, तो कभी ऐसा कुछ लिखा मिल जाएगा उस बॉटल पे, कभी कुछ और मिल जाएगा। तो एक जो ब्रांड है ना, उसमें इतना माइनर सा चेंज किया जाता है कि आपको, आपकी जो आंखें हैं ना, वो उससे कैप्चर नहीं कर पाती, आपको लगता है अरे ओरिजिनल प्रोडक्ट है, खरीद लेते हैं। ये होती है मिस ब्रांडिंग, ठीक है। यानी कि घटिया प्रोडक्ट्स को एक बड़े नाम से बेचना, डिसेप्टिव क्लेम्स, इनएडुकेट इंग्रेडिएंट्स क्लोजर, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको कहते हैं मिस ब्रांड। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। जेन्युइन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक हम यहाँ पे भी जेन्युइन डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की है, डेयरी एनालॉग की बात की है, वे डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स और जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे घर के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, मतलब इस सब चीज़ों के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। स्मार्ट फ्रेमवर्क, स्मार्ट फ्रेमवर्क। S फॉर स्ट्रॉन्ग सर्विलांस, M फॉर मॉडर्न लैब्स, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी, T फॉर ट्रेसेबिलिटी। कहने का मतलब वी शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपना जो सर्विलांस सिस्टम है, जो रेड है, वो अनअनाउंस्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम रेड करने जा रहे हैं और हमने दुकानदार को पहले बता दिया कि भाई 15 तारीख को तेरी दुकान पर रेड होने वाला है। ऐसे नहीं होता, रैंडम जाइए, रैंडम जाओगे, रैंडम कैप्चर कर पाओगे चीज़ें, फटाक से पता चलेगा कि कितना अडल्ट्रेटेड है। तो ये रैंडम होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस सर्विलांस होना चाहिए। M फॉर मॉडर्न लैब्स, हमारे पास अभी भी इनके रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाते हैं। तो टाइम सेविंग करने के लिए, क्या करने के लिए? टाइम सेविंग प्लस कॉस्ट सेविंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? मॉडर्न टेक्निक्स यूटिलाइज करने चाहिए ताकि फास्ट रिजल्ट आ जाए। और तीसरा हो गया अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लाइक कंज्यूमर्स में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। जो नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, वो लोग ये वीडियो देखें और समझें कि आप अगली बार जब भी पनीर खरीदने जाएं या मिल्क खरीदने जाएं तो वो कितना जेन्युइन है, ठीक है। अवेयरनेस ज़रूरी है, एजुकेट करना ज़रूरी है लोगों को। और चौथा हो गया रेगुलेटरी क्लैरिटी, यानी कि स्ट्रिक्ट पैकेजिंग एंड एक्सप्लिसिट फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। आप बोल दो साफ साफ कि अगर आपके प्रोडक्ट्स पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आइए, क्या दिक्कत है उसमें? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आओगे, कंपनीज में क्या होगा, बेसिकली फियर क्रिएट होगा और वो ढंग से काम करेंगी। क्योंकि फियर नहीं है, उनको लगता है कि ऐसे ही छूट जाएंगे, तो फिर वहाँ पे सिचुएशन खराब होती है। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आ जाता है ट्रेसेबिलिटी, डिजिटल सप्लाई चेन ट्रैकिंग फ्रॉम मिल्क कलेक्शन सेंटर टू फाइनल। मतलब यहाँ से ए पॉइंट से मिल्क उठाया है और अगर ये बी पॉइंट तक पहुंचा तो इसमें कितनी मिलावट हुई, ये सब ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। यानी ट्रेस होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकानदार से पूछोगे जाके क्या किया तूने, और भी तो लोग होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हो। तो आप ये इंफॉर्मेशन निकालिए और पता करिए और इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक था, यूपी स्पेशल था ये, इसीलिए इसको आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ एक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट्स में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया है कि जो हमारे नॉर्मल घर के प्रोडक्ट्स होते हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो ये आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।